बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके। हर हर महादेव। आज की मेरी यात्रा यहीं से शुरू होने वाली है। ये है आनंद विहार का बस स्टैंड। सुबह सुबह की ताजी हवा और सफर की शुरुआत कुछ अलग ही फील है। ये चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे जाए। सो फाइनली अब मैं जाने वाली हूँ वहाँ जहाँ मैंने बहुत टाइम से सोचा था जाने के लिए, और इतना टाइम मतलब एक दो बार तो कैंसिलेशन भी हो गई थी, बट अब फाइनली मैं जा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। मेरी आज की यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी और अगर यहाँ से टाइम से बस चली तो रात तक मैं पिथौरागढ़ पहुँच जाऊंगी। वैसे तो 7:30 बजे तक पहुँच जाना चाहिए मुझे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बस बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। तो चलिए मेरे साथ इस प्यारी सी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग सोच तो रहे होगे कि कहाँ जा रही है, तो मैं फाइनली जा रही हूँ आदि कैलाश। अभी तो मैं यहाँ आनंद विहार बस स्टैंड पे खड़ी हूँ। यहाँ से मैं पहले जाऊँगी पिथौरागढ़, वहाँ से फिर आगे का मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी चलते हैं, बाय। सुबह के 5:30 बजे लगा नहीं था इतने लोग दिखेंगे, बट इतने सारे लोग थे बस के अंदर। बस चल पड़ी है और इसी के साथ मेरी इस खूबसूरत सी यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। सफर लंबा था और सच कहूँ तो रास्ते की हल्की हल्की हवा और बस की धीमी रफ्तार में थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। जब आँख खुली तो बाहर का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। तेज धूप निकल आई थी और बस बिलासपुर के आसपास पहुंच चुकी थी और मुझे भूख भी बहुत लगी थी और बस वाले भैया ने वहीं पे रोका था। फिर मैंने उसके बाद वहां उतर के खाए अमरूद, क्योंकि बस में ट्रैवल करते टाइम इतना ज्यादा खाया नहीं जाता, तो मैंने सोचा ये अमरूद ही खाए जाए। और इसके बाद मेरे सामने था एक इतना खूबसूरत नजारा, जैसे नदी और समुद्र का मिला जुला एहसास हो। पानी की चमक, हल्की सी लहरें, सब कुछ बहुत ही प्यारा और सुकून भरा लग रहा था। सच में ऐसे नजारे देखने को बहुत कम मिलते हैं। खिड़की से बाहर देखती हुई मैं पहुंच चुकी थी टनकपुर। यहाँ से अब रास्ते पहाड़ों की ओर बढ़ने वाले थे। दिल्ली से आया हमारा ड्राइवर अब बदल गया था और नई ड्राइविंग के साथ सफर शुरू होने वाला था। सामने पहाड़ों की ओर घूमते रास्ते, हर मोड़ पर बदलता नजारा और हल्की सी ठंडी हवा, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अब सफर का अगला हिस्सा शुरू होने वाला था। सच में पहाड़ों पे आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ी पहाड़। सो फाइनली मैं सुबह निकली थी, आई थिंक 5:30 बजे आनंद विहार से, और इस टाइम बज रहे हैं 3:30, और अभी मैं टनकपुर तक पहुंची और यहाँ पे अभी लंच करने उतरे हैं। बट मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि बस में ट्रैवल करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है, और खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे और नज़ारे के मजे ले रही हूँ। देखो, बस में बैठे बैठे अब तक 10 घंटे निकल चुके थे और अभी भी 5-6 घंटे और थे। सोच रही हूँ इन घंटों को कैसे बिताऊं, लेकिन सच कहूँ तो ये लंबा सफर भी अपने आप में मजेदार है। बाहर के नज़ारे, हल्की हवा और रास्तों का सुकून, सब कुछ ही बहुत प्यारा सा लग रहा था। सफर चाहे लंबा हो, लेकिन हर मोड़ पर नई चीजें देखने को मिलती है और असली मजा वही है। इसी के साथ हमारे बस वाले भैया ने भी भजन लगा दिए थे हनुमान जी के, जिसके साथ बस की यात्रा और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। और इसी के साथ मैं पहुंचने वाली थी पिथौरागढ़, क्योंकि अब टाइम भी हो चुका था और मैं पहुंचने भी वाली थी। बट मैंने रात को कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तो ऐसा था कुछ पिथौरागढ़ का बस स्टैंड। इतना ज्यादा सुंदर था और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति थी, मतलब ज्यादा लोग भी ऐसा लग नहीं रहा था थे। तो इस टाइम में वो पिथौरागढ़ में, ये है वहाँ का बस स्टैंड। यहाँ पे मैं रात को आ चुकी थी, बट रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। मुझे यहाँ से आगे जाना है, मैं उसकी आगे की लोकेशन आपको आगे बताऊँगी। अभी देख लो आप। अब इंतजार था हमारे ट्रैवल वाले भैया का और वो भी आ चुके थे हमें लेने के लिए, क्योंकि ये जो मेरी यात्रा होने वाली थी पिथौरागढ़ से, वो एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू होने वाली थी, जिनका इंस्टाग्राम पे पेज ट्रैवल रंगलैंड के नाम से है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। अब आगे की यात्रा हमारी इनके साथ ही होने वाली थी। अब यहाँ से हम जा रहे थे नाभी। तो पिथौरागढ़ से हम आज जाने वाले थे नाभी, जिसका डिस्टेंस आई थिंक 150 किलोमीटर था, जिसमें कम से कम 7 से 8 घंटे तो लग जाते, क्योंकि पहाड़ों का जो रास्ता होता है वो बहुत ही लंबा होता है। वहाँ का 1 किलोमीटर नॉर्मल रास्ते के मतलब 2 या 2.5 किलोमीटर के आसपास तो होता ही होगा। तो सुबह 9 बजे हम निकल चुके थे पिथौरागढ़ से। अब देखते हैं शाम तक कितने बजे तक पहुँचते हैं नाभी। और कुछ ही घंटे बीते थे कि फिर हमें लग गई भूख, और ढाबे पे बिल्कुल गर्मा गर्म खाना बन रहा था। वहाँ पे हमने खाया फिर खाना, और जब भूख लगी और गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। खाने के बाद हम निकले अपनी आगे की यात्रा की ओर, जहाँ पे हमें सड़कें मतलब बहुत ही कम सड़क थी और पहाड़ ऐसे थे कि कभी भी
लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। ऐसे ऐसे रास्ते दिखे, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि रास्ते वहाँ थे ही नहीं। लग नहीं रहा था कि दो गाड़ियां निकल सकती हैं, बट वहाँ से दो दो गाड़ियां निकल रही थी, पता नहीं कैसे। आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ की जो यात्रा परमिट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे जाएं। तो मैं आपको उस परमिट के लिए बता देती हूँ क्या क्या चाहिए होता है। पहला आधार कार्ड, दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो, तीसरा मेडिकल सर्टिफिकेट और चौथा पुलिस वेरिफिकेशन। इनको कराने के बाद आपका यात्रा परमिट बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आपको आगे की यात्रा करने नहीं देते। आगे जब बॉर्डर आता है तो वहाँ से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है, तो आपके पास ये यात्रा परमिट होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि इस यात्रा में हम 3 बॉर्डर्स कवर करते हैं, इंडिया का, नेपाल का और चाइना का। इसीलिए बिना परमिट के इस यात्रा को आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और हाँ, ये जो यात्रा होती है ये मई महीने से शुरू होकर नवंबर तक चलती है, बट नवंबर मिड तक, क्योंकि नवंबर में मिड के बाद स्नो चालू हो जाती है, तो उसके बाद भी ये यात्रा नहीं होती। इस यात्रा का जो सही समय होता है, जो मतलब बहुत सही रहता है, वो मेरे हिसाब से मई और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर होता है। क्योंकि बाकी का बीच का जो मानसून का सीजन होता है उस टाइम पे बारिश, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मैंने भी जो यात्रा की थी वो सितंबर में की थी, इसी वजह से। इस टाइम पे यहाँ के रास्ते इतने खतरनाक लग रहे थे। सोचो जब मानसून का टाइम होता होगा कितने खतरनाक हो जाते होंगे। और फिर रास्ते के बीच में आते हैं 7 वाटरफॉल, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन जब ये पानी नीचे आ रहा था जहाँ गाड़ियां चल रही थी, उसमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल पानी ही पानी में चल रही थी गाड़ी। लेकिन ऊपर देखने में उतना ही मजा आ रहा था। उसके बाद यहाँ के आए के रास्ते सारे ऐसे ही थे, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, मतलब सारा ऐसा लग रहा था लैंडस्लाइडिंग हो रखी है यहाँ पे। बट पता नहीं लैंडस्लाइडिंग हुई थी या ऐसे ही था, लेकिन खतरनाक बहुत है यहाँ के रास्ते। इसलिए आप भी अपनी लाइफ में एक बार इस यात्रा पे जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा शायद वो और कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने सुंदर पहाड़, जितने ही खराब पहाड़ और जितना सुंदर नजारा, जितना शांत भरा यहाँ पे माहौल है ना, वो मुझे नहीं लगता और कहीं मिलेगा आपको। तो एक बार इस यात्रा में जरूर आना। और अब मुझे भी गाड़ी में बैठे हुए बहुत देर हो चुकी थी, अब थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है। साइड में इतनी प्यारी सी नदी दिखी थी, रुकना ही पड़ा। सच में पहाड़ों के बीच का ये नजारा बहुत ही सुकून देता है। और इस सुकून के साथ एक चीज हमने और देखी जहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे बहुत सारे कंकाल पड़े थे। पता नहीं किस किस चीज के कंकाल थे, बट बहुत सारे पड़े थे यहाँ पे। पता नहीं कहाँ से आए और कैसे आए। तो फाइनली अभी मैं मतलब बीच रास्ते में थी, पिथौरागढ़ से निकल चुकी थी ये मेरी गाड़ी, जिसमें मैं आई हूँ यहाँ तक। पीछे में नदी है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। इन सब चीजों को देखते हुए फिर हम आगे निकल दिए अपने आगे के रास्ते की ओर। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खराब होने लग गया था। पहले का रास्ता तो फिर भी ठीक था, बट आगे जैसे जैसे हम जा रहे थे आगे के रास्ते उतने ही ज्यादा खराब होते जा रहे थे। रास्ते काफी खराब थे, ऊपर से कहीं आसपास खाने की कोई जगह भी नहीं दिख रही थी। भूख तो बहुत ज्यादा लग गई थी। थोड़ा आगे बढ़े तो आखिरकार एक छोटा सा होटल मिल ही गया। सच में उस वक्त वो होटल किसी रात से कम नहीं था। भूख तो इतनी लगी थी कि वीडियो बनाना ही भूल गई। खाना खाया और आराम किया, फिर मैं निकल पड़ी हूँ अपने आगे के सफर के लिए। अब रास्ता और भी सुंदर लगने लग गया था, क्योंकि पेट भी भरा था और रास्ते भी बहुत सुंदर होने लग गए थे। और अब बस मन यही कर रहा था कि इन अच्छे से रास्तों को देखते देखते हम पहुंच जाएं जल्दी से नाभी, क्योंकि आज का जो मेरा स्टे था वो नाभी में होने वाला था। और आगे जाके रास्ते में आया एक बहुत बड़ा वाटरफॉल, जो इतना ज्यादा बड़ा था कि हमारी गाड़ी उसके नीचे से निकली तो पूरी पानी पानी हो गई थी। उसके बाद हमने वहां पे साइड में आके गाड़ी रोकी और वहां पे हमने लिए थोड़े से फोटोज, वीडियोस। मेरे पीछे आपको वाटरफॉल दिख रहा है, इतना खूबसूरत ये रास्ते में आया है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ आप खुद ही देखो। कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन बढ़िया दिख रहा है बिल्कुल। इतने सुंदर वाटरफॉल के पास से तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन आगे के लिए लेट हो रहा था तो हमें जाना पड़ा।
अब रास्ता और भी ऊंचा होने लगा है, चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ है और हवा भी काफी ठंडी हो गई है। बस थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं उस जगह जहां से दो रास्ते और दो बॉर्डर एक साथ मिलते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं बॉर्डर के पास। यही वो जगह है जहां इंडिया और चाइना का बॉर्डर लगता है। यहाँ से ही परमिट चेक होना शुरू हो जाते हैं और आगे की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। ये जो आप देख रहे हो यही है बॉर्डर, जो है चाइना और इंडिया का बॉर्डर। और यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। ये सारा आर्मी कैंप होता है, तो यहाँ पे सारा आर्मी एरिया ही है, तो इसीलिए यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ का व्यू तो बहुत सुंदर आता है। कहीं आपका भी मन करे वीडियो फोटो बनाने का, जैसा मेरा क्या था, लेकिन ये गलती मत करना, क्योंकि वो सारी फोटोज वीडियोस डिलीट करा देते हैं। फिर इसी सुंदर नजारे को देखते देखते हमारे परमिट्स भी चेक हो चुके थे। अब हम निकल रहे हैं आगे की यात्रा की ओर। अब जो रास्ते आने वाले थे वो हिमालय की गहरी घाटी और अद्भुत नजारों के बीच से होकर ले जाते। कुछ देर चलने के बाद आता वो खास पड़ाव गूंजी गांव। गूंजी सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ आकर रास्ता दो हिस्सों में बढ़ता है, एक रास्ता आदि कैलाश की ओर और एक रास्ता ओम पर्वत की ओर जाता है। इन्हीं सुंदर नजारों को देखते देखते हम पहुंच चुके थे अपने सेकंड चेक पोस्ट पे। ये तो अभी शुरुआत थी इन चेक पोस्ट की, क्योंकि इस यात्रा में बहुत सारे चेक पोस्ट आते हैं। अब बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम नाभी। नाभी से हमारी यात्रा जो है वो कल और शुरू होगी, मतलब कल जाएंगे हम आदि कैलाश। तो अभी बस नाभी तक जा रहे हैं और यहाँ पे आते आते ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पीछे पहाड़ देखो आप कितनी सुंदर है। फाइनली आदि कैलाश के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं हम और ठंड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये तो सोच रहे हो कि यहाँ पे जाना कैसे है। मैंने तो बता दिया था आपको कि मैं यहाँ से कैसे आई हूँ, मतलब दिखा दिया था, बट मैं आपको बताती हूँ भी कैसे आना है। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से बहुत ईजी हो जाता है, बाकी कहीं से भी हो तो आपको दिल्ली तो आना पड़ेगा। फिर दिल्ली से ट्रेन की व्यवस्था भी होती है, मतलब ट्रेन चलती है, ट्रेन काठगोदाम तक जाती है। काठगोदाम के बाद आपको बस लेनी पड़ती है, जो आपको पिथौरागढ़ या फिर धारचूला के डायरेक्ट में मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप बस से आना चाहो तो आप डायरेक्ट बस से, दिल्ली से जैसे मैं आई थी आनंद विहार से, वैसे आप बस से आ सकते हो। दिल्ली से जो है वो डायरेक्ट बस मिलती है पिथौरागढ़ की, लेकिन वहाँ से सिर्फ दो बसें चलती हैं, एक सुबह 5:30 बजे और एक शाम को 5:30 बजे। वहाँ से दिल्ली से ना एक डायरेक्ट धारचूला की बस भी आती है, बट वो आई थिंक जब सीज़न होता है ना, यहाँ पे ऑफिशियली टाइम होता है तब चलती है। अदरवाइज़ मेरे को भी पता नहीं है, इस बारे में पता करना पड़ेगा। लेकिन पिथौरागढ़ की तो डेली चलती है 5:30 बजे सुबह और 5:30 बजे शाम को। वो आपको डायरेक्ट पिथौरागढ़ छोड़ देगी। उसके अलावा अगर अलग मतलब आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो फ्लाइट की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे होती है। अगर दिल्ली से ना एक दिन छोड़ के एक दिन में फ़्लाइट आती है यहाँ पे पिथौरागढ़, तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते हमने गुंजी पार कर दिया। गुंजी के आगे 2 किलोमीटर नाभी पड़ता है। अब हम चल दिए हैं उसकी तरफ और फाइनली इतना लंबा सफर तय करने के बाद मैं पहुंच चुकी थी नाभी, जो बहुत ही खूबसूरत गांव था। लेकिन ये गांव मतलब बहुत छोटा सा था, मतलब 10 या 15 होम स्टे होंगे, इससे ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखे नहीं। फाइनली अभी मैं पहुंच चुकी हूँ नाभी। नाभी में मैं अभी पहुंची और जो मेरा होम स्टे रहने वाला है वो ये है। यहाँ पे मैं होम स्टे है, मतलब यहाँ पे स्टे करना है। कल मेरे को मॉर्निंग में निकलना है आदि कैलाश के लिए और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब मैं जा रही थी अपने होम स्टे की तरफ, क्योंकि होम स्टे जो था वो थोड़ा नीचे जाके था और यहाँ से तो मुझे डर भी लग रहा था गिरने का, क्योंकि जब मैं आई थी तो यहाँ से एक ये जो बाइक वाले भैया है वो जा रहे थे नीचे और एक बाइक वाले भैया गिर गए थे। तो मुझे तो उतरने में भी डर लग रहा था उनको देख के, बट मैं फिर भी हौसला करके उतर गई और मेरा इतना प्यारा सा होम स्टे था। पास से दिखने में कुछ ऐसा था मेरा होम स्टे, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ आने के बाद तो चल रहा है बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा सुबह कितनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, अभी बहुत ज़्यादा लग रही है ठंड। तो इतनी ठंड तो पूरे रास्ते में नहीं लगी थी जितनी मेरे को यहाँ पे आने के बाद लग रही थी। और यहाँ की सबसे सुंदर चीज एक ये थी, जो यहाँ पे गार्डन बना रखा था, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पर आई थी उसके बाद मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। मुझे लगा नहीं था इस टाइम पे कुछ मिलेगा, बट यहाँ पे मुझे चाय मिल गई थी। दिन बन गया था क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा हो रही थी और चाय मिल गई पीने को, मजा ही आ गया था। यहाँ पे एक चीज और थी, मैंने आपको बताया था कि नाभी बहुत छोटा सा गाँव है, यहाँ पे 15-20 होम स्टे होंगे, वो भी मैंने ज्यादा बता दिए क्योंकि अभी काम तो चल रहा था, वहाँ बन रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे जो खाना है, यहाँ
यहाँ पे जो भी मतलब खाना पीना होगा वो आपका होम स्टे में होगा बस। इसके अलावा आपको बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन देन चाय या बिस्किट कुछ भी बाहर नहीं मिलता यहाँ। जैसे जैसे यहाँ पे शाम होती जा रही थी, यहाँ के नज़ारे उतने ही ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। क्या आपने कभी शाम के 6 बजे चांद देखा है? देखो मैं दिखाती हूँ आपको चांद। सुंदर नज़ारे देखते-देखते हमारा टाइम भी हो चुका था। इस टाइम पे हमारा डिनर लग चुका था। अब हमें जाना था खाना खाने के लिए और हमने बाहर देखा बहुत सारे लोग आग जला के बैठे हुए। इन लोगों को देख के तो मेरा भी मन यही कर रहा था कि मैं भी यहीं बैठ जाऊँ, लेकिन मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ। फाइनली मैं जब इस कैंटीन में आई तो मैं यहाँ पे अकेली ही थी, 1-2 लोग थे, शायद मुझे ही सबसे ज़्यादा भूख लगी और देखते हैं यहाँ पे खाने में है क्या। तो सबसे पहले वाले में जो था वो आलू गोभी की सब्जी थी, उसके बाद जो देखा उसमें रोटी थी। तीसरा वाला खोलते हैं क्या है, इसमें तो चावल है और इसमें क्या होगा, इसमें दाल है, पहाड़ी दाल है जिसको कहते हैं ऐसा पहाड़ी दाल। और इस छोटे से में मीठा हलवा, वाओ मीठे में हलवा भी दिया है यहाँ पे, मजा ही आ जाएगा आज तो खाने में। कुछ ऐसा था वहाँ का खाना और खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मतलब लगा नहीं था इतना टेस्टी होगा बट बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना था। और जब लास्ट में जो मीठा हलवा आया था ना वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा ठंड लगने लग गई थी तो हम आ गए बाहर बैठने के लिए। यहाँ हम बैठे ही थे कि यहाँ पे आकर आग बुझ गई और लकड़ियां गीली होने के बाद यहाँ पे आग जली ही नहीं, तो हमने सोचा अब सोने जाना चाहिए क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी। फाइनली सुबह के 5 बज चुके थे और जब मैं बाहर आई तो देखा यहाँ पे पानी गर्म हो रहा था। और पानी गर्म करने का एक ये नया ही तरीका था, ऊपर आग लग रही थी, साइड से पानी डाल रहे थे और एक तरफ से पानी गर्म आ भी रहा था। और पानी भी थोड़ा बहुत गर्म नहीं था, बहुत ज्यादा गर्म था। अब मैं नहा धो के रेडी थी तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम, क्योंकि मैंने पहले तो दिखाया नहीं था आपको। मैं अभी दिखाती हूँ मेरे रूम की जो विंडो है वहां से कितना अच्छा नजारा दिखता है, कितना अच्छा व्यू है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ ऐसा नजारा था मेरे विंडो के बाहर से जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कैसा नजारा है बाहर का। बाहर आके तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा नजारा था, सूरज की हल्की किरणें, ठंडी हवा, बस मन खुश हो गया। सच में पहाड़ों की खूबसूरती को 2 शब्दों में कहना आसान नहीं है, इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद ही हमारा नाश्ता तैयार हो गया था क्योंकि हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे तो नाश्ता तो अपने टाइम से बनता। तो सबसे पहले हमने पी चाय, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा थी तो हमने सोचा पहले चाय पीते हैं उसके बाद ही कुछ खाएंगे। और जो नाश्ते में था वो नाश्ते में था पोहा और दलिया, और दोनों ही बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ था, मजा आ गया था खाकर। तो फिर चलते हैं अब आगे। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ से निकलने के लिए नाभी। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। अब हम जा रहे हैं आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। ये मेरी गाड़ी आ चुकी है, अब चलो चलते हैं। ये हमारे दाजू है, दाजू लेके जाएंगे हमें। कितने घंटे में पहुंचा दोगे? 1 घंटा है। 1 घंटे में। ओके भैया, 1 घंटा। चलो बोलो शंकर भगवान की जय। जय। अब मैं नाभि से निकल चुकी थी आदि कैलाश के लिए। आगे का रास्ता सच में बहुत ही खूबसूरत है। नाभि से आगे का रास्ता जैसे जैसे चढ़ाई पकड़ता है वैसे वैसे भी नज़ारे बदलते रहते हैं। कहीं पहाड़ इतने पास लगते हैं जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो, कहीं नीचे इतनी गहरी घाटियां दिखती है जिसमें कोई छोटी नदी बह रही होती है। रास्ते थोड़े तंग है, घुमावदार है, कभी लगता है बस अब मोड़ खत्म होगा और फिर एक नया मोड़ सामने आ जाता है। हवा यहाँ एकदम ठंडी और साफ है, ऐसा लगता जैसे हर सांस के साथ मन भी हल्का हो रहा हो। चारों तरफ बस हरियाली, झरनों की आवाज। इसी के साथ हम पहुंचने वाले थे कोटी गांव। कोटी गांव की सबसे खास बात ये है कि ये रास्ते के आखिरी में बसा हुआ गांव है। इसके बाद ये रास्ते ज्यादातर खाली हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में जाते हैं। और यहाँ पर ही नाभि से निकलने के बाद पहला जो हमारा परमिट चेक पोस्ट था वो यहीं पे था, और ऐसा बताया जा रहा है कि आगे भी 1-2 और आएंगे चेक पोस्ट। ये है यहाँ का नाम क्या है? कुटी। कुटी है कुटी। यहाँ पे अभी हमारा मेडिकल जो हमने बनवाया था वो मतलब चेक वगैरह हो रहा है, फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे। और ये देखिए यही है कोटी गांव का नजारा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में छोटे छोटे घर और एकदम शांत माहौल। हवा इतनी ठंडी और साफ है कि सांस लेने में भी सुकून मिल रहा है यहाँ तो। पंचरतन को त्याग के अपने पास। नज़ारे इतने सुंदर है, यहाँ पे इतनी शांति है जैसे दुनिया से एक अलग ही दुनिया हो। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात महादेव की दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति है और हम इतनी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके थे कि लोग भी नहीं थे। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा शांति लग रही थी और शायद इसीलिए महादेव भी इतनी ऊंचाई पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई होता ही नहीं है यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए।
या फिर शोर मचाने के लिए। और अब इंतजार नहीं हो रहा है, मेरा तो बस मन कर रहा है मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। और मैं पहुंचने वाली थी, ऐसा भैया ने बोला था कि 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, और वो 5 मिनट भी मुझे 1 घंटे के बराबर लग रहा था, 1 घंटे से भी ज्यादा लग रहा था मतलब। और इंतजार था बस गाड़ी से उतरने का, और उतरते ही महादेव जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। और यहाँ से ही आदि कैलाश जी के दर्शन होते हैं, बट जिस टाइम पे मैं गई थी उस टाइम सुबह सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे बादल बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए यहाँ से दर्शन नहीं हो पाए। बट यहाँ पे इनके बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे, सोचा भी नहीं था गाड़ी से उतरते के साथ ही इतने अच्छे दर्शन होंगे महादेव जी के। मैंने भी इतने अच्छे दर्शन किए, और आप भी कर लीजिए उतने ही अच्छे दर्शन। तो फाइनली हम बहुत ही ज़्यादा करीब है आदि कैलाश की। अभी बहुत ज़्यादा बादल आ चुकी हैं, जिससे दिख तो नहीं रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं अभी, बट देखते हैं होपफुली कि जल्दी दर्शन देंगे। और वहाँ पे दर्शन देने से पहले शिव जी ने यहाँ पे इतने अच्छे प्यारे दर्शन दिए हैं। बाकी आप मेरा व्लॉग देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे दर्शन कराने हैं। सो फाइनली हम अब उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी ने हमारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से आगे हमें पैदल ही जाना था। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग होती है जो 5 से 6 किलोमीटर की होती है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पे, बट वो उतनी थी नहीं, उससे ज्यादा ही थी। अब यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं और चलते हैं दर्शन करने के लिए, और आप भी चलिए। सो अब मैं पार्किंग से निकल के वहाँ आ चुकी थी जहाँ से यात्रा एक्चुअल में स्टार्ट होनी थी। ये था आदि कैलाश जी की यात्रा का पहला गेट, और यहीं से जाता और यहीं से आगे बढ़कर आता है ये रास्ता जहाँ पे आपको ट्रैकिंग का रास्ता दिखाई देता है। जो सामने जिगजैग बना हुआ है ये सारा वही रास्ता। पता नहीं था यहाँ से जहाँ से ट्रैकिंग चालू होती है वहाँ से भी दर्शन होते हैं। इतने सुंदर और इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था इतने अच्छे दर्शन होंगे, और अभी तो बिल्कुल नहीं सोचा था। और सच में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे यहीं से दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा मौसम खराब हो रखा था यहाँ का, इतने बादल थे, तो ऐसा ही लगा था शायद थोड़ी ट्रैकिंग करने के बाद ही दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, यहीं पे दर्शन हो गए थे हमारे। बस 2-2.5 किलोमीटर रह गए हैं, फिर हमें दर्शन होंगे महादेव जी के। वो भी बहुत सुंदर, हमने नीचे तो कर लिए थे दर्शन, बट वहाँ से और भी ज़्यादा अच्छे और सुंदर होंगे दर्शन। मेरे साथ बने रहिए सारी, और देखते रहिए, आपको भी उतने अच्छे दर्शन होंगे। हर हर महादेव। क्या बताऊं, कुछ बताया लायक वही नहीं है। और ये देखो मेरा सस्ते वाला ड्रोन, क्योंकि हमारे पास ड्रोन तो था नहीं, लेकिन शौक बहुत है ड्रोन शूट करने का। तो ये मेरा फ्रेंड जिसको मैंने भेज दिया ऊपर पहाड़ पे, और मैं थी नीचे, क्योंकि मेरे को तो पहाड़ पे ऊपर चढ़ने में बहुत डर लगता है, लेकिन वो चढ़ जाता है। तो मैंने कहा तेरा फायदा क्यों ना उठाया जाए, और मैंने उसका पूरा बखूबी फायदा उठाया है। ये ड्रोन शॉट भी बहुत ही अच्छा आया था। बाकी आप बताना मेरे कॉमेंट्स में कि कैसा था ये। ये जो नदी देख रहे हो आप, ये पार्वती सरोवर से आ रही है बहती हुई। ऊपर वैसे पार्वती कुंड भी है, बट ये उससे पहले पार्वती सरोवर है, वहां से आ रहा है पानी। और मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ पार्वती सरोवर कितना बड़ा है। बोलते बोल। फाइनली जहाँ मुझे आना था वहाँ मैं आ चुकी हूँ। वहाँ पार्वती सरोवर है, सामने शिव जी के इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा टफ है बट बहुत सुंदर ट्रैक है और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं।
कहते हैं ना, जहाँ शिव हो वहाँ शक्ति ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? इसीलिए आदि कैलाश जी के बिल्कुल ठीक सामने पार्वती सरोवर और पार्वती जी का बहुत ही सुंदर मंदिर था। ये जो आप देख रहे हो ये वही मंदिर है। बाकी बने रहे आप मेरी वीडियो में, मैं आपको भी दर्शन कराती हूँ माता के। 19,000 फीट की ऊंचाई पे इतनी ज्यादा सुंदर प्रतिमा थी नंदी जी की, जो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब इसको देखो तो देखते ही रह जाओगे आप, इतनी ज्यादा सुंदर थी। वीडियो में इतने आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट अगर आप सामने से देखोगे तो बहुत ही सुंदर थी। और ठीक इन्हीं के सामने थे हमारे महादेव, जिनके इतने अच्छे दर्शन हो रहे थे। अब चलते हैं माता पार्वती जी के दर्शन करने। एक तरफ थे महादेव जी आदि कैलाश और एक तरफ था माता पार्वती जी का मंदिर, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था और बाहर से आप भी देख सकते हो। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको अंदर से दर्शन कराती हूँ माता की। मंदिर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और सामने ही थी माता गौरी जी की प्रतिमा, जो यहीं से मैं दिखा सकती थी। और मैं भी जा रही हूँ अब दर्शन करने, क्योंकि इससे ज्यादा आगे जाना मुझे भी अलाउड नहीं था कैमरे के साथ। और मंदिर के बैक साइड में ही था ये इतना बड़ा कछुए की प्रतिमा, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और बिल्कुल साइड में था पार्वती सरोवर और सामने थे हमारे आदि कैलाश। तो इतना ज्यादा सुंदर व्यू था यहाँ का, और इतने बहुत ही ज्यादा अच्छे दर्शन भी हो रहे थे, और आप भी कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं, आप भी इतने अच्छे दर्शन कर लो। तो फाइनली हमारे दर्शन हो चुके थे, और मंदिर के बाहर का व्यू कुछ ऐसा था। देख सकते हो आप, चारों तरफ इतनी शांति और इतनी हवा चल रही है, और बहुत ही अच्छा था। मैं भी पहुंच चुकी हूँ पार्वती सरोवर पे। ये मेरे पीछे पार्वती सरोवर है, ठीक जस्ट उसी के सामने पार्वती जी का मंदिर भी है। यहाँ से अभी 2 से 3 किलोमीटर आगे गौरी कुंड पड़ेगा, जहाँ भीम की खेती भी पड़ेगी। वहाँ से भी ये रास्ता जा रहा है ट्रैकिंग का। यहाँ पे मैं जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी और क्या क्या है। बाकी बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। अभी के लिए बहुत है। अब मैंने माता के दर्शन कर लिए, अब मैं जा रही हूँ भीम की खेती की तरफ। अब आप ये सोचोगे यहाँ पे भीम की खेती कहाँ से आई? तो माना जाता है कि द्वापर युग में जब 5 पांडव अपने स्वर्ग के रास्ते पे जा रहे थे, तो यहीं पे रुके थे, और यहाँ पे खाने का ना होने के कारण यहाँ पे उन्होंने खेती की थी, जिसकी वजह से वो खेती आज भी यहाँ पे होती है, जिसको आज भीम की खेती कहा जाता है। तो मैंने सोचा था जल्दी पहुंच जाती हूँ, शॉर्टकट ले लेती हूँ, लेकिन शॉर्टकट लेने के कारण मेरी तो हालत ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और मेरे पीछे ये भीम की खेती। कहा जाता है कि भीम जी ने मतलब फसल उगाई थी, तो यहाँ पे ये भीम की खेती के नाम से जाना जाता है। और इसी के पीछे है पार्वती कुंड। यही है भीम की खेती। यहाँ उगने वाले धान को कोई बोता या काटता नहीं है, बल्कि यह अपने आप उगता है और सूख जाता है। ये एक रहस्य है जो इस जगह की पवित्रता को और बढ़ा देता है। यहाँ से आगे मैं चल दी थी गौरी कुंड के लिए। मैंने सोचा थोड़ा जल्दी पहुँच जाती हूँ, शॉर्टकट ले लेती हूँ। शॉर्टकट लेने के बाद मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि शॉर्टकट मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया था। यहाँ पे शॉर्टकट लेने के लिए आप बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि अगर आप यहाँ शॉर्टकट लोगे तो हालत बहुत खराब हो जाएगी और आगे जाने के लिए हिम्मत नहीं बचेगी। अभी मैंने इतनी मुश्किल से एक पहाड़ चढ़ा था, शॉर्टकट लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था वापस से उतरना भी पड़ेगा। मतलब बहुत ही आगे जाना था और पहाड़ नीचे की तरफ उतरना पड़ा था, जो बहुत ही मुश्किल था। वैसे तो गौरीकुंड जाने का रास्ता जहाँ से मैंने एंट्री की थी वहाँ से लेफ्ट साइड पे ही था, बट मैं राइट साइड से ट्रैकिंग करते हुए आई थी, जिसमें माता पार्वती जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद ऊपर से आई थी, लेकिन इसका रास्ता नीचे से भी है। अगर आप नीचे से जाना चाहते हो तो नीचे जाके वापस लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रैकिंग करके जा सकते हो। मैं ये पहाड़ पूरा उतर के आई हूँ शॉर्टकट लेके। अब शॉर्टकट लेके आ गई हूँ, लेकिन आगे जो रास्ता है वो देखो, सीधा बिल्कुल जाना है मुझे। अब ये 2-2.5 किलोमीटर कह रहे, लेकिन मेरे साथ 4 किलोमीटर तो कम से कम है। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। चलो मेरे साथ। वैसे तो लोग बोल रहे थे कि सिर्फ 2 और 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन ऐसा देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि शायद इससे ज्यादा तो मैं चल के आ चुकी हूँ और आगे अभी भी उतना रहता है। ट्रैकिंग तो कम से कम 5-6 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं सिर्फ 2 और 3 किलोमीटर की है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इस ग्रीन से बोर्ड को देख के मुझे थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि इसी पे लिखा था गौरीकुंड आगे है। इसको देख के जो खुशी हुई है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, कितनी अच्छी खुशी थी वो। सो फाइनली मैं कम से कम 1-1.5 घंटे बाद पहुंच चुकी हूँ गौरीकुंड। ये आप देख सकते हो, सारा गौरीकुंड है और सामने आदि कैलाश जी, वहाँ पे टेरेस भी है। ये जो आप देख रहे हो यही है गौरी कुंड। मैंने तो इस पवित्र कुंड के दर्शन कर लिए और आप भी कर लीजिए इस पवित्र कुंड के दर्शन। और इन्हीं के साइड में जो आपको ये ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, यही है आदि कैलाश जी के चरण स्पर्श। वैसे तो यहाँ से आगे जाने के लिए किसी को भी अलाउड नहीं है, बट कुछ लोग वैसे जा सकते हैं। शिव जी के और माता पार्वती जी के दर्शन करने के बाद अब मैं उतर रही थी नीचे, जहाँ पे इतना सुंदर प्यारा सा मंदिर था। मैंने इनके दर्शन किए और आप भी कर लीजिए यहाँ के दर्शन। और इसी के साथ मेरी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। और आपको वीडियो मेरी कैसी लगी है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और जानकारी में कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी और नई नई वीडियो मैं लाती रहूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।